नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल भी अब चीन के इशारे पर काम कर रहा है। नेपाल ने उत्तराखंड में लगती सीमा को लेकर नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया और सब जानते हैं कि नेपाल को इस समय कौन उकसा रहा है और इसके पीछे नेपाल के नेताओं का अपना राजनीतिक हित छिपा हुआ है। सहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछ। पहले आर्मी चीफ ने नेपाल को भरोसा दिया कि उससे हमारा कोई विवाद नहीं है। We have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect. फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि अगर नेपाल को कोई गलतफहमी है तो वो भी दूर कर दी जाएगी। 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। मगर नेपाल को भारत पर भरोसा नहीं है। जो देश नेपाल को अपना मानता है, जिस देश के साथ उसके सदियों पुराने रिश्ते हैं, जिस देश में नेपाल के लोगों को दिल से लगाकर रखा जाता है, उस देश के हुक्मरान आज भारत को आंख दिखा रहे हैं। नेपाल के उच्च सदन ने सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय मानचित्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया है। ये तीनों ही क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। पिछले हफ्ते ही इस विधेयक को निचले सदन से मंजूरी मिली थी। तब भी सभी 258 सांसदों ने इसे अपना समर्थन दिया था। बिल के समर्थन में 57 वोट, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जानकार मानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए नेपाल के लोगों के हितों से समझौता किया है। ये साफ तौर पे इसलिए किया गया कि केपी ओली जो है अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं। उनकी एक कुर्सी डावाडोल थी, बीच में बातचीत की पेशकश हो रही थी। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पेशकश किया था सेक्रेटरी लेवल टॉक्स पर, लेकिन केपी ओली ने लॉ मेकर्स से ये चीज़ छुपाई रखी, नेपाल के लोगों से छुपाई रखी। आने वाले समय में इसका नुकसान बड़ा ज़बरदस्त होगा नेपाल के लिए। केवल और केवल इसका फायदा होगा तो केपी ओली को होगा फॉर द टाइम बीइंग। नेपाल के पीछे दरअसल चीन की साजिश है, जिसे भारत अच्छी तरह से समझ चुका है। मगर हम फिर भी नेपाल को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मान लिया है कि वो भारत का अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए पाकिस्तान और नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी की भैरव घाटी और नीलांग घाटी और उससे आगे वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही संवेदनशील है। वहाँ पूरी बटालियन आईटीबीपी की रहती है और पीछे आर्मी बेस कैंप बने हुए हैं। इसके अलावा चमोली में कई ऐसे स्थान हैं, आधा दर्जन से ऐसे ज़्यादा स्थान है जहाँ पर चीन अपना दावा बताता है। बाराहोती एक जगह है, बाराहोती नाम से वैसे तो एक नदी है, घाटी है, लेकिन वहाँ पर भी चीन अपना दावा जताता है कि ये मेरा हिस्सा है और ये मेरे नक्शे में है। उनके सिपाही यदाकदा एक पखवाड़े के बाद आकर वहाँ चीन का झंडा और चीन में बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स के सामान या एक पैकेजिंग वहाँ फेंक कर इसलिए जाते हैं ताकि उनका दावा मजबूत रहे कि ये चाइना के टेरिटरी में आता है। मगर पीएम मोदी साफ कर चुके हैं, हिंदुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता है। अभी एक दिन पहले ही नेपाल के आर्मी चीफ ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाके का दौरा किया था, जिससे साफ संकेत था कि नेपाल की चीन के साथ कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा को एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये एलएसी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो चाइना की 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सरहद यहाँ पर चाइना से जुड़ती है और जहाँ आईटीबीपी फ्रंट पर तैनात रहती है। जैसे नेपाल सीमा शुरू होती है तो वहाँ एसएसबी बिल्कुल सबसे आगे वाली पंक्ति में सरहदों की रक्षा करने के लिए रहती है। तो आईटीबीपी का चूँकि लद्दाख से लेकर और पिथौरागढ़ तक पूरा बहुत ही लंबा क्षेत्र है, तो एक बड़ी संख्या में एक बड़े नंबर्स के साथ आईटीबीपी के सैनिक फ्रंट पर तैनात रहते हैं। लद्दाख में चीन पहले ही चालबाजी दिखा चुका है, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। मगर वो अब नेपाल को भड़काकर उत्तराखंड के बॉर्डर पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
उत्तराखंड से लगती नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वैसे तो चीन 100 बार सोचकर उत्तराखंड से लगती हुई सीमा में कोई हरकत करेगा, मगर चीन का कोई भरोसा नहीं है। वो दगाबाजी के लिए मशहूर है, इसीलिए उत्तराखंड से लगती हुई सीमा पर जवान चौकन्नी निगाहों से डटे हुए हैं। चीन भले ही अपने आप को कितना ही ताकतवर क्यों ना मानता हो, मगर हमारी सरहदों की निगरानी करने वाले जवान भी चीन को छठी का दूध याद दिलाने के लिए तैयार हैं। चीन ने भारत की पीठ में अक्सर छुरा घोंपने का काम किया है, इसीलिए अब वो नेपाल को भड़का रहा है। चाइना पिछले काफ़ी सालों से भारत की घेराबंदी में जुटा है और पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी का एक हिस्सा है और उसने अवस्थापना पर वहाँ लाखों अरबों रुपए खर्च करके एक अपना बेस तैयार कर लिया है ताकि उसकी आर्मी का मूवमेंट वहाँ बना रहे। इसके अलावा नेपाल में भी उसने ऐसे कई ठिकाने नेपाल सरकार की सहमति से अपने पास ले लिए हैं जहाँ से उनके मिलिट्री ऑपरेशंस संचालित हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इन सब की तरफ इशारा करती है, इन सब बातों का गवाह है कि वो भारत की घेराबंदी करने में काफ़ी दिनों से जुटा हुआ है। नेपाल भारत के उन इलाकों पर अपना हक जता रहा है जो उसके हैं ही नहीं। उत्तराखंड में पड़ने वाले काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल अपना बता रहा है। तो जहाँ से महाकाली नदी का अस्तित्व में आई, जहाँ से उसे महाकाली के नाम से जाना जाता है, उससे पहले वो 3 छोटी नदियाँ आकर महाकाली में समाहित होती है। तो नेपाल का दावा यह है जो हमारी तरफ का जो सबसे पहले सबसे शुरुआती दौर का स्रोत है उस तक नेपाल अपना दावा जता रहा है, जबकि महाकाली नदी का जो नेपाल की तरफ तीसरा स्रोत है, काला पानी जिसको हम बोलते हैं, हम वहाँ तक अपना कब्जा मानते हैं और हमारे राजनीतिक मानचित्र में वहीं तक भारत है। मगर भारत का कहना है कि नेपाल 1816 में हुई सुगौली संधि को तोड़ रहा है। सुगौली संधि में यह तय हुआ था कि काली नदी के एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत है। सर्वे जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो लिम्पियाधुरा वाला जो स्ट्रीम था वो उसको काली नदी का उद्गम माना गया, लेकिन 1857 में फिर 1879 में ये दोबारा इसका रीअलाइनमेंट हुआ और फाइनली पंखा गाड़ जो बिल्कुल काला पानी के नीचे है वो काली नदी वो माना गया, काली नदी का उद्गम, और काला पानी बाहर हो गया और काला पानी इंडिया में आ गया। तब से और 79 में जो तय हुआ, रीअलाइनमेंट तय हुआ, इसको नेपाल ने भी स्वीकार किया था। तब से हमारी वही बाउंड्री है, दोनों नेपाल और हमारी वही बाउंड्री है, काला पानी। भारत ने नेपाल के नए नक्शे पर आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है, ऐसे में उसका दावा जायज नहीं है। भारत ने लिपुलेख से धारचूला तक सड़क बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद ही नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए 18 मई को नया नक्शा जारी किया था, मगर भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो नेपाल जंग के बाद सुगौली समझौते पर दस्तखत हुए थे। समझौते में काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दिखाया गया है। बावजूद इसके नेपाल लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा कर रहा है। अब जो विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद का मुख्य कारण जो हम आपको बताएं, जो अभी 20 मई को नेपाल ने जो नया नक्शा, नया मैप एक निकाला था, उसमें जो ओल्ड जो ब्रिटिशर्स के टाइम सर्वे मैप निकाला गया, जो मैंने आपको बताया, कुटीयांगटिक नदी वाली जो रिवर से लेकर के लिम्पियाधुरा वाला जो एरिया था, वो करीब करीब वो ओल्ड सर्वे जो सर्वे हुआ था उस नक्शे के हिसाब से उसने क्लेम किया है। और उसने कहा कि लिम्पियाधुरा से लेकर के लिपुलेख पास और काला पानी एक करीब 335 स्क्वायर किलोमीटर है, उस एरिया को वो कहता है कि हमारा है। तो वर्तमान में वही डिस्प्यूट है, ओल्ड सर्वे के हिसाब से कहता है, लेकिन ओल्ड सर्वे 1879 में खत्म हो गया, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। वर्तमान में जो विवाद है अननेसेसरी एक विवाद है और काला पानी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये नेपाल को अचानक हो क्या गया। भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बोटी के जैसे कहे जाते हैं, फिर नेपाल का रुख अचानक बदल क्यों गया है? जानकार मानते हैं कि नेपाल को चीन ने चढ़ाया है, इसीलिए वो भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल सरकार आज जिस भाषा में भारत सरकार के साथ डायलॉग कर रही है वो एक अत्यंत चिंताजनक विषय है। और चूंकि नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लाखों नेपाली यहाँ भारत में काम करते हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, फिर भी वहाँ पर तनाव पैदा हो गया है। लेकिन एक बात
जरूर है कि वहाँ की आवाम नहीं चाहती कि भारत के साथ रिश्ते खराब हो। बाकी चाइना की वजह से, चाइना की करतूतों की, उसके कुठाराघात और विश्वासघात की वजह से सरहद पर जिस तरह का तनाव पैदा हो गया है वो वाकई एक बहुत ही संवेदनशील विषय बन गया है। अपने एक सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ उत्तरकाशी से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। पिथौरागढ़ में चीन से लगते इलाके में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। काला पानी लिपुपास इस इलाके में भारत अपनी काफी निगरानी यहां पर बरत रहा है। दरअसल पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पड़ती है। नेपाल के साथ भी फिलहाल भारत के संबंध अच्छे नहीं है, इसीलिए इस पूरे इलाके में भी निगरानी बढ़ती जा रही है। चीन और नेपाल सीमा पर सेना और आईटीबीपी गश्त कर रही है। पिथौरागढ़ में जो है दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे जनपद से लगी हुई है। इसमें नेपाल ईस्ट पूरी तरफ जो है नेपाल की सीमा है और उत्तरी दिशा में चाइना का सीमा लगा हुआ है और समस्त स्थानों पर जो है संबंधित जो हमारा सुरक्षा दल है इसमें आर्मी की तैनाती सुचारू ढंग से गश्त चल रही है। इसके अलावा नेपाल सीमा पर हमारा एसएसबी के माध्यम से तैनाती पूर्ण रखा गया है और वर्तमान में किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा है और सौहार्दपूर्ण तरीके से गश्त का कार्रवाई भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले की सीमा से सटी नेलांग घाटी में आईटीबीपी और आर्मी तैनात है और ये इलाका चीन की घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसीलिए आईटीबीपी और सेना के जवान भी यहां पर बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इस इलाके पर काफी चौकसी बरती जा रही है। भारत चीन की मंशा अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि उत्तरकाशी के पास चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। 10 जून को वायुसेना ने यहां पर अपने मालवाहक विमान से टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। चिन्यालीसौड़ से चीन सीमा हवाई दूरी करीब 126 किलोमीटर है। 4 या 5 स्टेट हैं मुख्य तौर पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शेयर करते हैं चाइना के साथ। उसमें एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा कुछ हिस्सा हिमाचल का भी है। उत्तराखंड में हमारे उत्तरकाशी ज़िले में एक एरिया आता है निलोंग घाटी वाला, और उसके अलावा माना घाटी में उत्तराखंड के 2 इलाके आते हैं हमारे, और उसके अलावा थोड़ा सा इलाका जो है पिथौरागढ़ वाले धारचूला एरिया में भी आता है, और उसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेट हैं इन सब में जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। लद्दाख में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद लोगों में गुस्सा है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान चीन में बने सामान का बहिष्कार कर विरोध जताया गया। चंपावत, मसूरी और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर चाइना का विरोध किया गया और एक मांग और एक मुहिम बन गई है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इससे चाइना की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और लोग यही कर रहे हैं, चाहे वो चंपावत हो चाहे मसूरी में हो। जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़कर, उनको जलाकर विरोध जताया गया। ये गुस्सा है हमारे देश वालों का। हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और उसके बाद चाइना की हरकत बदस्तूर जारी है, पीछे हटने को तैयार नहीं। वैसे में लोगों का गुस्सा अब फूट रहा है और चाइना के प्रोडक्ट्स का ना इस्तेमाल करने की कस्में लोग खाने लगे हैं। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह मसूरी पहुंचे और इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला गलत समय पर लिया गया, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने लद्दाख में चीन की हिमाकत की निंदा की है। चीन बॉर्डर पर और भारत के बॉर्डर पर जो स्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में भी राहुल गांधी जी ने लगातार केंद्र सरकार को आगाह करने का काम भी किया और ये भी कहा कि सरकार राष्ट्र को अवगत कराए कि बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्या चीन हमारे बॉर्डर में आया है या नहीं आया। कोई स्पष्ट जवाब केंद्र की सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है।
गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान पर संत समाज ने शोक जताया। हरिद्वार में संतों ने शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए माया देवी मंदिर में यज्ञ आयोजन किया और संतों ने मांग की कि शहीद सैनिकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ओम त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्वृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं ददामहे ओम पुण्डरीकाक्षमुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। अनेक प्रकार का पूजन कराया गया और उनको मतलब जो है एक श्रद्धांजलि अब उनके नाम पे मौन रखा गया। उसके बाद जो है उनके आश्रित जो लोग थे, जो बच्चे हैं, पत्नी हैं, जो लोग भी उनसे जड़े हुए हैं, उनको गुजारा के लिए भारत सरकार से और राज्य सरकारों से मांग किया गया कि 1 करोड़ रुपया उनको केंद्र सरकार दे और राज्य सरकार दे। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कैबिनेट ने कोरोना की वजह से पस्त हो चुके परिवहन सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 50% क्षमता पर वाहन चलाने का मानक लागू रहने तक रोडवेज, निजी ऑपरेटर और सिटी बस का किराया दोगुना करने को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार में 2021 में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर संतों की राय ले जाएगी और उसके आधार पर ही महाकुंभ का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही अगले महीने होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला लिया गया कि इस बारे में सीएम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जिसके बाद ही कांवड़ यात्रा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार की योजना में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी 2% इंटरेस्ट राज्य सरकार उठाएगी। जो साधु संत आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम करने हैं, मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक कावड़ से संबंधित था, कावड़ के लिए तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्ता करके उस पर निर्णय लेंगे। इससे अलग मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 2 महत्वपूर्ण इशू हम लेकर आए हैं। एक टैक्सी मोटरसाइकिल का लेकर आए जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा जो नौजवान है उससे जोड़े जाएंगे अभी तत्काल। बाकी इस योजना को फिर बढ़ाया जाएगा। इसको कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 साल का इंटरेस्ट वो राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हम लोग वहन करेंगे। दूसरा इशू है जो शहरों के अंदर जो हमारे ठेली वाले, जो हमारे फड़ वाले, जो हमारे इस प्रकार का मार्केट लगाने वाले लोग हैं, उन सबके लिए जो भारत सरकार की योजना है, जो निश्चित लोन बिना गारंटी के उनको दिया जाएगा, उसमें कुछ भारत सरकार ने कहा कि जो इंटरेस्ट होगा वो वहन करेंगे। 2% इंटरेस्ट राज्य सरकार ने कहा कि हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ते हुए वहन करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोविड से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दून अस्पताल पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने अस्पताल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से बात की। राज्यपाल ने आईसीयू में भर्ती कोविड मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। इसके साथ साथ राज्यपाल ने कहा कि अस्पताल से निकलने वाले कूड़े का सही से निस्तारण होना चाहिए। जो ये अगर कोई कष्ट होना चाहिए, इसके परिवार के लोग ठीक रहने चाहिए, इनके कोई बच्चे हैं छोटे वो भी ठीक रहने चाहिए। हमारे यहाँ जो मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी आती। इस बीच अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है। अल्मोड़ा में एक साथ 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 112 पहुंच गई है। 12 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में संक्रमितों की संख्या 112 पहुंच गई है। ये चिंताजनक खबर है पहाड़ी जिले के लिए। अल्मोड़ा के लिए केसेस पहले से अल्मोड़ा में थे, 112 संख्या पहुंच गई, यानी कि 100 का आंकड़ा पहले ही छू लिया था। 12 और केसेस आने के साथ 112 ये संख्या पहुंच गई। निर्मल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, ये जो 12 पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में आप बताइए। देखिए, अगर लगातार देखा जाए जो कोरोना का जो पॉजिटिव केस का जो ग्राफ है अल्मोड़ा में लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम पूरे देखें करीब 31,000 के आसपास जो है हमारे प्रवासी यहाँ लौटे हैं विभिन्न राज्यों से, तो लगातार जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा जो है इनकी सैंपलिंग की जा रही है। अभी अगर हम देखें हैं कि सैंपलिंग के दौरान जो ग्राफ धीरे धीरे 100 का आंकड़ा पास करते हुए करीब 112 के आसपास ये कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ हो गया। सभी को जो है देखा, अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो
करीब 73 केस हमारे वहाँ जो है पॉजिटिव जो मरीज थे वो ठीक हो जाते थे। बाकी जो 24-25 केस हैं अभी जो हैं अभी आइसोलेशन में संस्थागत जो है अगर देखा जाए वो रखे गए हैं और फिलहाल जो है सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी जो है काफ़ी केसेस की और पुष्टि होनी है, करीब लगातार यहाँ से सैंपलिंग भेजी जाती है। अब इसको देखते अगर पूरी स्थिति को अगर देखें तो ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि अलग 112 का ग्राफ जाना ये अपने आप में चिंता न करिएगा। फिलहाल जो है इस पर पूरी मॉनिटरिंग। जी निर्मल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 12 और पॉजिटिव केसेस, संख्या पहुंच गई 112। बागेश्वर में भी एक साथ 5 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और साथ ही कोरोना की वजह से जिले में पहली मौत भी हुई है, ऐसे बताया जा रहा है। युवक हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती था, जहां पर इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई है। तो 5 पॉजिटिव केसेस और एक व्यक्ति की मौत हो गई है बागेश्वर में। कोरोना के पॉजिटिव केसेस लगातार बागेश्वर से भी आ रहे हैं। 5 और पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो जिले में पहली मौत भी कोरोना से हो गई। ये युवक हल्द्वानी में एडमिट था। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन रहने वाला बागेश्वर का था और इलाज के दरमियान ही उसकी मौत हुई है। एक जो है पहली बार कल शाम को मालूम पड़ा कि एक कैजुअलिटी हो गई है और 18 साल का लड़का था वो, और वो जो है करीब 12 तारीख को यहाँ से उसको रिफर किया गया था हल्द्वानी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और अब तक कुल जो है 907 सैंपलिंग की जा चुकी है। उत्तराखंड से दिल्ली और मुंबई जाने वाली डाक सेवाओं पर कोविड के कहर के चलते रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी डाक और पार्सल ही भेजे जा सकेंगे। इस समय देश में मुंबई और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसे देखते हुए एहतियात के तौर पर डाक विभाग ने यह कदम उठाया है। एहतियात के तौर पे डाक विभाग ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि जो नॉन इसेंशियल आइटम की बुकिंग है वो इन 2 जगहों के लिए फ़िलहाल सस्पेंडेड रहेंगी। जो इसेंशियल आइटम्स हैं लाइक मेडिसिन या कोई और भी इस तरह की अगर आवश्यक चीज़ें हैं तो वो उस पर कोई बैन नहीं है, लेकिन नॉन इसेंशियल आइटम्स जो है आपको फ़िलहाल सस्पेंडेड रखे गए हैं। चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। ऐसा